हेलो एवरीवन। अभी आप लोग सुन रहे डेविल्स नॉटी वाइफ चैप्टर 26। अब आगे। दीक्षा जी की बातें सुनकर माया जी को जैसे एक अलग एहसास होता है। सिर्फ इस बारे में पूछने से ही उनके रोंगटे खड़े हो गई और उनको कई सारे एहसासों ने घेर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे माया जी उन्हीं एहसासों में डूबती जा रही थी। कुछ पल उन एहसासों को फील करने के बाद माया जी अपने सामने बैठी अपनी बेटी और बेटे को देखते हैं जो उन्हें जिज्ञासा से देख रही थी। माया जी एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए कहा, क्या ही बताओ बेटा, अब मैंने तो जिसे चाहा वो तो किसी और को चाहता था, पर मुझे उससे कोई समस्या नहीं थी। मैं तो फिर भी तैयार थी। मैंने बोला अब 2 पत्नियां रख लीजिए, पर उन्होंने तो सुना ही नहीं। मैंने ये भी बोला कि बस आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, पर शायद मेरी किस्मत खराब थी और फिर वो शिफ्ट हो गया और कहाँ गया पता नहीं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं अभी भी उन्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वही माया जी की बात सुनकर दीक्षा और संजय कंफ्यूज हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका माँ उनके प्यार को किसी के साथ शेयर करने के लिए कैसे तैयार हो सकती है, और इसी उलझन में वो दोनों एक दूसरे को देखता है। फिर संजय अपनी कंफ्यूज हो रही आवाज़ में कहता है, माँ ये आप क्या कह रही हो और क्यों? क्या आपको कोई समस्या नहीं होगी कि आप जिससे प्यार करती है वो आपको थोड़ा भी प्यार न करता हो और आपके सामने ही वो किसी दूसरे को अपने दिल से चाहते हो? एक कैसी चाहत है आपकी? संजय की बातों पे दीक्षा भी अपना सर हमें हिलाती है, जैसे वो भी उसकी बातों से सहमत हो। वही माया जी संजय की बातों पे कुटिलता से मुस्कुराते हुए अपनी अजीब सी सनक भरी आवाज़ में उन दोनों से कहती है, यही तो मेरा प्यार जुनून है कि मैं जिसे चाहती हूँ उसकी चाहत भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उसका सब कुछ मेरा है। फिर वो चाहे उसकी पत्नी हो या फिर उसके बच्चे, सब पे मेरा हक है, क्योंकि जो मेरा है उसके हर चीज़ और सारे प्रिय लोग मेरे प्रिय हुए हैं, है ना? इतना बोल माया जी अजीब तरह मुस्कुराती है, ऐसे जैसे वो कोई पागल हो, और उनकी ये अजीब सी बात और अजीब सा लॉजिक उनके पागलपन को बयान कर रहा था। वही दीक्षा और संजय तो माया जी की ऐसी बातें सुनकर डर जाती है। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कि माया जी की इस जुनून का क्या अंजाम होगा। वो जानते थे कि उनकी माँ कितनी ज़्यादा कुटिल है। शायद ही उन्होंने ऐसी जुनून किसी दूसरी माँ को देखा हो, पर उन्हें नहीं पता था कि इन सबसे ऊपर भी जुनून और पागलपन, सनक और दीवानगी कोई है, एक जीता जाता उदाहरण जहाँ वो रह रही है अभी, मतलब राठौर विला में। और वो है आर्या सिंह राठौर, जिसके बारे में किसी को पता नहीं कि वो कितना ज़्यादा सनकी और पागल है, लेकिन धीरे धीरे इन्हें भी पता चलेगा उसके बारे में। वही माया जी तो अपने अलग ही सपनों में व्यस्त थी। उन्हें तो बस इस बात की चिंता थी कि जिन्हें वो पागलों की तरह चाहती थी वो कहाँ हैं। यही इन्हें अभी भी पता नहीं है, तो ये उनको हासिल कैसे करेगी? और उन्हें तो अभी राठौर परिवार की संपत्ति भी हड़पना है, और इस वक्त उनके दिमाग में यही बात चल रही थी। वही दूसरी तरफ राठौर विला में ही सब लोग बैठे थे। सबका मतलब है अंशिका जी, दिव्या जी और दादी माँ, और वो सब एक दूसरे से बात कर रही थी। तभी अंशिका जी कुछ सोचकर दादी माँ की तरफ देखते हुए कहती है, माँ क्यों ना हम मल्होत्रा परिवार को आज रात के डिनर पर बुलाए, और इसी बहाने से हम सब फिर एक बार आई से मिल लेंगे, और आई के भी आने जाने से यहाँ पर जो माहौल बेकार हुआ है वो भी खुश मिजाज हो जाएगा। अंशिका जी का इशारा माया जी की तरफ था कि उनके आने से माहौल खराब हो गया, और ये बात वहाँ बैठे सभी समझ रहे थे, और उनको भी अंशिका जी की बात सही लग रही थी। और एक तो आर्या भी आई के आने के बाद उनके साथ ही बैठ के खाना खाते थे, जिस वजह से उन्हें आई और भी पसंद थी। तभी दादी जी खुशी से अपनी कर्कश आवाज़ में कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं मेरी दोस्त से भी मिल लूँगी। बहुत साल हो गया है और वो मुंबई आए हैं, यहाँ तक कि यही घर है हमारे घर के पास, तब भी कभी नहीं आई और ना ही मैं जा पाई। और अभी गुड़िया भी आएगी तो घर का माहौल एकदम से खिल जाएगा। एक काम करो बेटा, आप बुला ही लीजिए उन्हें। दिव्या जी भी दादी माँ की और अंशिका जी की बातों पर अपना सर हमें हिलाते हुए कहती है, मैं तो गुड़िया से मिलने को बहुत उत्साहित हूँ, और जब सुना को ये बात पता चलेगा तो वो दौड़ते हुए यहाँ पर आएगी, आई गुड़िया से मिलने। सब एक दूसरे से बात करते हुए यही तय करते हैं कि मल्होत्रा परिवार को आज डिनर के लिए बुलाना है। उसके बाद वो सब उन लोगों को स्वागत के लिए तैयारी में लग जाती है, मतलब खाना नहीं पर फिर भी सारी व्यवस्था देखने में। वही दूसरी तरफ आर्या के केबिन में आर्या ने आई को अब तक कुछ भी नहीं बोलने दिया। वो तो आई के पेट पे पेक दिया जा रहा था, जिस वजह से आई बेचारी तो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो अभी भी आर्या की गोद में बैठी थी
आर्या ने अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए आर्या को देखे जा रही थी। ऐसा करते हुए वो बहुत ज़्यादा क्यूट और प्यारी लग रही थी और उसकी ऐसे हरकत देख आर्या ने आही के होठों पर किस कर दिया और वो बार बार ऐसा ही कर रहा था। आही बेचारी तो परेशान हो गई थी। वो आर्या को कैसे रोके, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था और आर्या था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी आही का दिमाग में कुछ आता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। आही तो अपने आइडिया पर इतनी खुश हो जाती है कि उसकी खुशी उसकी आंखों में झलक रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने होठों से अपने हाथों को नहीं हटाया। आही ने अचानक ही आर्या के हाथों को पकड़ा जो उसकी चारों तरफ लिपटी हुई थी और कस के आर्या के सीनों में अपना चेहरा छुपा लिया। आही को लगा कि ऐसे करने से आर्या उसके चेहरे तक नहीं पहुंच पाएगा, पर आही के ऐसे करने से तो आर्या का दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे अपना दिल बेकाबू होता हुआ लगा। आही के सिर्फ टच करने से ही उसे अजीब से एहसास होता है और यहाँ पर तो आही ने उसको गले लगाया था अपनी नादानी में और आर्या की हालत खराब कर दी। आर्या अपने में सोचता, ये पागल लड़की जब देखो तब मेरी धड़कनों को बेकाबू करने में लगती है और एक मेरा दिल जो जब देखो तभी इसके टच करने से ऐसा धड़कता है जैसे बाहर ही आ जाएगा। अब इसे भी क्या ही बोलूँ, मुझे भी तो अच्छा लगता है इसका खुद के करीब आना। लिटिल बन्नी, तुम्हें बराबर इसके लिए भुगतान करना होगा, बस सही समय आने दो, फिर एक एक का बदला चुन चुन कर लूँगा तुमसे मैं। तब देखना तुम्हारा इससे भी ज़्यादा बुरा हाल होगा मेरी डार्लिंग स्वीट हार्ट। आर्या आही के बारे में अपने मन में सोचते हुए ये सब कहता है और वो भी आही को गले से लगाया था। भले उसकी धड़कन बढ़ी हुई थी पर उसे सुकून भी मिलता था। आही उसके लिए कोई सुकून देने वाली जड़ी बूटी की तरह थी। आही उसकी सांसों में भी समी हुई थी। वही आर्या के दिल की धड़कन सुनकर आही को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे नहीं पता था कि एक कैसे फीलिंग है या फिर उसे अच्छा क्यों लग रहा था, पर फिर भी उसे बार बार सुनना था। तभी उसे एहसास हुआ कि आर्या की धड़कन सामान्य से ज़्यादा स्पीड में बढ़ रही थी, जिसे महसूस कर आही कन्फ्यूज हो जाती है और परेशान भी कि कहीं आर्या की तबीयत खराब ना हो गई। इसलिए वो परेशानी से आर्या के सख्त सीने से अपना चेहरा निकलते हुए उसकी तरफ देखते हुए परेशानी भाव से कहते हैं, मिस्टर हैंडसम, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? अब जल्दी चलिए डॉक्टर को दिखा कर आते हैं। इतना बोल आही आर्या की बाहों में कसमसने लगती है, जैसे आर्या को बोल रही है कि छोड़ो मुझे और चलो डॉक्टर के पास। वही आर्या की ऐसे बात सुनकर आर्या कंफ्यूज हो गया कि अब उसकी लिटिल बन्नी को किस सिफारिश की कीड़े ने काट लिया है जो ये अब इतनी ज़्यादा बहकी बहकी बातें कर रही है। आर्या आही की तरफ कंफ्यूजन में देखते हुए अपनी ठंडी आवाज़ में पूछता है, अब तुम्हें किस कीड़े ने काट लिया जो ऐसे बहकी बहकी बातें कर रही हो, और ये तुम्हें क्या हो जाता है बीच बीच में? इतना बोल वो आही को घूरने लगता है, ऐसे जैसे अगर आही ने उसके सवालों का सही जवाब ना दिया तो आही के लिए अच्छा नहीं होगा। वही आर्या की सारी बातों को इग्नोर करते हुए आही आर्या से कहता है, मिस्टर हैंडसम, आपका दिल इतना तेजी से धड़क रहा है और आप कुछ सुनने के लिए तैयार भी नहीं हो। यहाँ बैठो, क्या आपको थोड़ी भी फिक्र नहीं है अपनी? ऐसा नहीं चलेगा। आही के होते हुए आप लापरवाह नहीं हो सकते हो। ऐसा ही ना जाने आही क्या क्या बोले जा रही थी और चुप ही नहीं हो रही थी। आर्या तो बस आही के डांट सुनते हुए अपनी आंखों में सुकून और होठे पे मुस्कान लिए आही को दिख रहा था। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा कातिलाना लग रहा था, लेकिन जब उसे लगता है कि आही चुप नहीं हो रही तब आर्या एक डेविल स्माइल करते हुए आही की तरफ देखे जा रहा था जो अभी भी बड़बड़ाई जा रही थी। आर्या आही को चुप करने के लिए नीचे झुक के आही के होठों पर किस कर देता है और वो आही के हाथों को पहले से ही पकड़ लेता है ताकि आही छूटने के लिए छटपटा नहीं। आर्या की किस वक्त के साथ और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही थी और ऐसा ही करके आर्या ने आही को कम से कम 50 मिनट तक किस किया होगा। आर्या ने आही को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, पर आही की हालत देख उसे मजबूरन छोड़ना पड़ा। आर्या के छोड़ते ही आही लंबी लंबी सांस लेने लगती है। आही का पूरा चेहरा लाल हो गया था, लेकिन इस समय आही कातिलाना लग रहा था। लेकिन इस परिस्थिति में आही कातिलाना लग रही थी। अगर कोई उसे ऐसे देखता तो अपना दिल, जान, जिगर का टुकड़ा सब कुछ आही को दे देता, और यही आर्या के साथ हो रहा था। पर उसने खुद को कंट्रोल किया और फिर आही के पीठ सहने लगा ताकि आही सामान्य हो जाए। जब थोड़ी देर बाद आही सामान्य हो जाती है तो वो आर्या को घूर कर देखती है। वही आर्या को आही के घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्या आही के सिर को पीछे से पकड़ते हुए अपने सीने से लगाया था और उसके सिर को प्यार से अपनी मजबूत हाथों से धीरे धीरे सहलाते हुए अपनी आवाज़ में नरम बना के आही से कहती है, लिटिल बन्नी, ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। मेरी तबीयत खराब नहीं है,
बस तुम मेरे पास होते हो तो ये बेकाबू हो जाता है। वही आर्या की बातों से आई के पल्लू ही नहीं पड़ा और वो आगे कुछ सोचती तभी किसी का फ़ोन का रिंग की आवाज़ सुनाई देती है और ये फ़ोन आई का ही था जो अभी आर्या के टेबल पर रखा हुआ था। आर्या तो फ़ोन को ऐसे खतरनाक तरीके से घूरता है जैसे कि वो सबसे बड़ा दुश्मन हो। अब भाई उसके और उसकी लिटिल बन्नी के बीच में एक खलल जो बन गया था वो बेचारा फ़ोन। तभी आई जब देखती है कि आर्या की पकड़ हल्की हो गई तो वो जल्दी से मुड़ के अपना फ़ोन टेबल से लेता है और फ़ोन में देखती है तो वहाँ पर भाई का नाम शो हो रहा था। वही आर्या ने जब कॉलर आईडी देखा तब उसे कॉल करने वाले पे डबल गुस्सा आ रहा था क्योंकि कोई ऑन नहीं बंशी था जो आई को कॉल कर रहा था। वही आई जैसे कॉल पिक करती है आर्या उसके हाथों से फ़ोन लेके उसे स्पीकर पर रख देती है और खुद के हाथों से पकड़ते हुए आई को इशारे से बात करने बोलती है। आई बस आर्या को घूरते जा रहा था। तभी आई कुछ कहती है कि सामने से बंश की आवाज़ आती है, लिटिल सिस्टर हमें घर जाना होगा। घर से कॉल आया था कि हमें आज राठौर विला डिनर के लिए जाना है तो मैं तुम्हारे बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम और कुछ जल्दी नीचे आओ। वही वंश की बातें सुनकर आई खुश हो जाती है, उसे फिर से उसकी बड़ी से मिलने का मौका मिलेगा और साथ में आर्या से भी। तभी आई कुछ कहती उससे पहले आर्या अपनी ठंडी आवाज़ में और ख़तरनाक तरीके से कहता है, आज तो डिस्टर्ब कर दिया लेकिन अगर आगे से किया तो डिस्टर्ब करने के लायक नहीं रखूँगा, समझे। आर्या की आवाज़ सुनकर आई को कोई फ़र्क नहीं पड़ा लेकिन वंश के हाथों से फ़ोन छूटते छूटते बजता है। वो घबराते हुए जल्दी जल्दी आर्या को माफ़ी मांगते हुए कहता है, सॉरी जीजा जी, माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। वही वंश की बातें सुनकर बेचारी आई कन्फ्यूज हो गई। वही आर्या वंश की मुँह से अपने लिए जीजाजी सुनकर बहुत संतुष्ट हुए जिस वजह से वो सुनिश्चित होकर अपना सर हमें हिलाते हुए कहता है, ठीक है वही रुको, लिटिल बन्नी कुछ ही देर में वहाँ होगी। इतना बोल आर्या फ़ोन काट दिया। वही जब आर्या आई को उसका सर खुजलाते हुए कन्फ्यूजन में कुछ सोचता हुआ देखता है उसे सब समझ आ जाता है कि आखिर आई कन्फ्यूज की है और क्या सोच रही है, पर उसने भी आई के कन्फ्यूज दूर करने के लिए कोशिश नहीं की। आई आर्या की तरफ देखते हुए कहती है, ए भाई जीजाजी किसको कह रहे हैं। इतना बोल आई कन्फ्यूजन में अपनी बड़ी बड़ी पलकों को बार बार छपकाते हुए आर्या को देखती है। रात का समय राठौर विला के बाहर बहुत सारी गाड़ियां आकर रुकती है। ऐसा लग रहा था कि कम से कम 50 गाड़ियां होगी और उनके एक साथ खड़े होने के बाद 6 से 7 गाड़ियों की बॉडीगार्ड हर जगह फैल जाती है। ऐसा लग रहा था कि उनके होते हुए वहाँ एक मच्छर भी ना गुजर पाए और सारे गाड़ियों से बॉडीगार्ड निकलकर चारों तरफ फैल गई और कुछ बॉडीगार्ड्स वहाँ बीच की गाड़ियों के पास जाके उसका दरवाज़ा खोलता है। वही उन गाड़ियों में से कुछ लोग बाहर आता है और उन लोगों को देखकर ही बता जा सकता है कि वो किसी रॉयल परिवार की होगी। वैसे तो उनके आने की शान को ही देखकर ऐसा लग रहा था, पर उनके लुक्स में भी एक अलग ही तरीके से रॉयल्टी झलक रही थी और वो सब अंदर की तरफ चला जाता है। इंटर्स पे ही उनको पूरा राठौर परिवार खड़ा मिलता है। वैसे कुछ लोगों को छोड़ के जैसे आर्या, अब भाई आर्या क्यों किसी के स्वागत के लिए आएगा। वो तो मस्त हॉल के बीचों बीच रखा सोफे पर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर किसी किंग की तरह बैठा था और माँ जी और उनके बच्चे इंटरेस्ट पर नहीं थे क्योंकि उन्हें किसी ने बुलाया नहीं था। बाकी परिवार के सारे लोग वहाँ पर खड़े थे क्योंकि ये दादी जी का सख्त आदेश था। वही वो सब इंटरेस्ट पर आ चुके थे और मेहमानों को अपनी आंखों में चमकले देख रहे थे जो कोई और नहीं मल्होत्रा परिवार आए थे। सच में ऐसा लग रहा था जैसे कि दो शानदार परिवार को देखकर लगना चाहिए था। तभी लक्ष्मी जी मल्होत्रा परिवार को देखते हुए प्यार से कहती है, आइए भाई साहब, आप सबका स्वागत है। भाई साहब उन्होंने हर्षवर्धन जी को कहा था क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे को भाई बहन माना था और संभव जी और सुमित्रा जी एक दूसरे को भाई बहन मानते थे। उनका रिश्ता बहुत ज़्यादा प्यारा था। वही हर्षवर्धन जी और सुमित्रा जी को छोड़ के बाकी सब संभव जी और लक्ष्मी जी के पैर छूते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन अभी तक ये सब तो आ गए थे, पर आही और कार्तिक का कुछ पता नहीं था। वही मल्होत्रा परिवार को सभी अंदर आने के लिए कहते हैं। सब अंदर जाकर हॉल में बैठते हैं क्योंकि अभी डिनर में थोड़ा बहुत समय था। तभी लक्ष्मी जी आर्या को अपनी आंखें दिखाती है जिसे समझकर आर्या भी मल्होत्रा परिवार बड़ों का पैर छू के आशीर्वाद लेता है। पर ये लक्ष्मी जी के कारण नहीं था, ये आई के कारण से था और मल्होत्रा परिवार भी आर्या के बारे में जानता था कि आर्या आई को पसंद करता है और सब इस बात से बहुत खुश थे। पर हर्षवर्धन जी और अशोक जी असुरक्षित रह गए थे आर्या से। क्या हो अगर आई आर्या से उनसे ज़्यादा प्यार करने लगी, इसलिए उन्हें आर्या से जलन भी हो रही थी। कभी कभी राठौर परिवार में सिर्फ संभव जी को आर्या का आई के लिए प्यार और उसके बारे में सब कुछ पता था, बाकी किसी को पता नहीं था।
कि आर्या आई से प्यार करता है, लेकिन फिर भी आर्या का ठंडा आवा देख सबको उससे डर जरूर लगता था। तभी शंभव जी अपनी नज़र हर तरफ घुमाते हुए कंफ्यूज में पूछते हैं, यार ये मेरी गुड़िया नहीं दिख रही है और कार्तिक भी नहीं आए, क्या तूने उन दोनों को घर पर छोड़ दिया क्या? और अगर हाँ तो ऐसा क्यों किया? वही शंभव जी खुद ही खुद के सवालों का जवाब देते हुए हर्षवर्धन जी को घूरने लगते हैं। वही शंभव जी की बात सुनकर तो सारे अशोक परिवार के लोगों की मल्होत्रा परिवार को घूरने लगता है। आर्या तो अपनी पेनी नजरों से हर्षवर्धन जी और अशोक जी को बस देखे जा रहा था। वो भी उन दोनों की भावनाओं को समझ आता है और वो तो अंदर ही अंदर इस बात के लिए उत्साहित भी था कि आगे इन दोनों आय के पापा और दादाजी को छीनने में बहुत मज़ा आने वाला था। वही कोई पहली मंजिल की रेलिंग पर खड़े बस एकटक अशोक जी को अपनी हसरत भरी नज़र से निहारे जा रहा था, या फिर ये कह सकते हैं अपनी प्यार भरी नज़र से एकटक अपनी आंखों में कुछ अजीब सा लिए अशोक जी को देखे जा रहा था। उसके देखने का अंदाज कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था मानो सालों पुराना का कोई पसंद चीज़ देख लिया हो जो आज जाकर पूरी हुई। वही हर्षवर्धन जी जब सबको खुद को घूरता पाते हैं तो वो अपनी मुंह बनाते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं है यार, गुड़िया तो कार में कार्तिक के साथ है। दरअसल वो आज वंश के साथ बाहर गई है और घर पे आकर डायरेक्ट सो गई, तो उठ नहीं रही थी और आई को हम अकेले घर पर नहीं छोड़ सकते थे। अब वो उठेगी तो आ जाएगी, क्योंकि वो एक बार सो जाती है तो उसे उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हर्षवर्धन जी की बातें सुनकर सब राहत की सांस लेता है और वही आर्या जब उसकी बातें सुनता है तो हल्का सा मुस्कुरा देती है, जैसे उसे पहले से सब पता हो इस बारे में। और उसके दिमाग में आज की सारी बातें कि कैसे आज आई उसके ऑफिस आई और सारा ऑफिस अपने सर पे उठा लिया था और कैसे उसने दिन भर आई को परेशान किया और आई ने पूरा दिन कितने ज़्यादा मस्ती किया था, आज सब एक एक करके उसके दिमाग में घूम रहा था। आर्या तो अपने ही ख्याल में गुम था। आज ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पर ना होके अपनी किसी अलग दुनिया में हो। वैसे भी सचमुच उसे बाकियों से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। आर्या सोच रहा था कि तभी उसकी नज़र पहली मंजिल पर खड़े उस इंसान के ऊपर चली गई जो बस अपनी हसरत और तमन्ना भरी नज़रों से अशोक जी को देख रहा था। और ये देख के आर्या के होठों पर एक डेविल स्मेल आ गया, जिसे शायद किसी और ने देखा हो। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो आर्या ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था, जैसे उसके सामने फ्री का इंटरव्यू होने वाले हो। और वैसे भी आर्या को किसी से कोई मतलब नहीं रहता था जब तक आही यानी उसकी लिटिल बन्नी इन सब में शामिल ना हो। वो तो किसी दूसरे लोग या बातों पर ध्यान नहीं देता था, उसे तो किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वही पहली मंजिल की रेलिंग के पास माया जी खड़े थे जो बस अशोक जी को ही अपनी बेहद अजीब नज़र से देख रही थी। लेकिन वो अशोक जी को क्यों देख रही थी, वो भी बड़ी अजीब नज़रों से। उसके बाद माया जी वहाँ से वापस अपने कमरे में जल्दी से जाके खुद को और अच्छे से देखती है कि वो ठीक तो दिख रही है ना। वो और भी ज़्यादा मेकअप कर लेती है। उसके बाद तो क्या ही कहना, देखने में तो ठीक ठाक, पर मेकअप करने के बाद तो उनसे ज़्यादा उनकी मेकअप दिख रहा था। वही नीचे सब एक दूसरे से बात करने में व्यस्त था, बस आर्या को छोड़ के। वो अपने मोबाइल में कुछ बहुत ही ध्यान से देख रहा था। वैसे भी अपने आसपास के लोग क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आर्या को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तभी दरवाजे से कोई तूफान की तरह भागते हुए आता है और जाके सीधे शंभव जी की गले लग जाती है। एक पल तो सब शौक में देखने लगी कि अभी हुआ क्या, लेकिन सब थोड़ा संभालते तो सामने देखने पर उनके होठों पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मुस्कान आ गई, क्योंकि तूफान कोई और नहीं आही था जो सीधे दरवाजे से भागते हुए शंभव जी के गले लग गई। और ये देख कोई तो बहुत ज़्यादा जल गया था। वही शंभव जी खुद को संभालते हैं और शंभव जी आर्य को प्यार से गले लगते हुए आर्या को छोड़ने वाली नज़रों से देखते हैं, जैसे कहना चाह रही हो कि देखो तुमसे ज़्यादा ये मुझे मानते हैं। वही वो जलने वाले शख्स कोई और नहीं आर्या था, क्योंकि उसे अपने ही दादाजी से बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी कि आई पहले उसको गले न लगाकर उसके दादाजी को गले लग गई। वही हर्षवर्धन जी और अशोक जी भी आर्या को छीनने वाली मुस्कान लिए देखता है, जिसे देख आर्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो ये सब बाहर नहीं दिख रहा था। बाहर से देखने पे ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तभी आई खुशी से उछलते हुए शंभव जी से कहती है, दादाजी बड़ी, हमने आपको बहुत मिस किया, आप आए क्यों नहीं हमसे मिलने आज? आई इतना बोल शंभव जी से अलग होते हुए उन्हें घूर कर देखती है। तभी उनकी नज़र आर्या पर जाती है जो सबसे अलग सिंगल सोफे पर बैठा था। आई उसे देख के शंभव जी का बिना जवाब लिए
सीधा जाके आर्या के ऊपर एकदम से कूद जाती है और उसे किस के गले से लगा लेती है। आर्या ने तो पहले से ही आई का एक्सप्रेशन समझ लिया था कि वो कुछ ऐसा ही करेगी, इसलिए उसने आई को गिरने से बचा लिया था और उसे खुद को चिपकाते हुए उन तीनों की तरफ देख रहा था, जैसे किसी जोकर को देख रहा हो, तेरी और हंसने वाली अंदाज में। और वो तीनों कोई और नहीं, हर्षवर्धन जी, संभव जी और अशोक जी थे, जो थोड़ी देर पहले आर्या को छेड़ रहे थे। अब खुद चिरे हुए थे, पासा जो उल्टा पड़ गया था। विशेष रूप से हर्षवर्धन जी और अशोक जी को जलन हो रही थी। आही आर्या से ये दूसरी बार मिली थी, फिर भी इतने अलग। अब उन्हें नहीं पता था कि आही आज आर्या के ऑफिस गई थी। इस बारे में उसके घर में सिर्फ वंश, कुश और एक लोग को पता था। ये कौन था वो आगे जाकर पता चलेगा। वही कार्तिक जो आही के साथ ही आ रहा था। आही को ऐसे भागते देख परेशान हो गया था कि आही कहीं गिर न जाए, इसलिए वो भी आही के पीछे भागते हुए आ रहा था। फिर वो भी सब बड़ों की पैर को छूकर सोफे पर बैठ जाता है और आही और आर्या को देखने लगता है। वैसे ये दोनों आर्या और कार्तिक एक दूसरे के बचपन के दोस्त थे, मतलब बेस्ट वाला बेस्ट फ्रेंड, पर दोनों ही एक जैसे हैं। अकरू, गुस्सल, घमंडी, अरियल सरियल, ज़्यादा ना बोलने वाली। इन दोनों ने तो एक दूसरे से बात भी नहीं की थी पहले। पता नहीं इनका दोस्ती कैसे हो गई। और हमेशा दोनों के बीच बेचारा ईशान ही फंसता था, और आदित्य भी, क्योंकि ये चारों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। इनकी यारी बहुत ज़्यादा गहरी थी, लेकिन इनमें से बस ईशान और आदित्य ही बोलते थे। बाकी ये दोनों आर्या और कार्तिक कुछ ज़्यादा बोलता क्या, सुनता भी नहीं थे। फिर भी बिना कुछ बोले ही ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इनका परिवार के बीच आज भी ये मिस्ट्री थी कि इनकी दोस्ती कैसे हो गई, जब ये दोनों एक दूसरे से बोलते भी नहीं हैं। सच में इनकी दोस्ती बहुत ही अनोखा और बहुत ही अलग थी, और बहुत ज़्यादा प्यार भी थी। आर्या और आही एक दूसरे में खो जाती है। आर्या तो जानबूझकर कुछ लोगों को जला रहा था, जिसे कार्तिक भी अच्छे से समझ रहा था, और वो अपने आसपास एक नज़र दौड़ाते हुए अपनी मुंडी नाव में हिला देती है, ऐसे जैसे कहना चाह रही हो। ये आर्या तो आही के सामने एकदम अलग बन जाता है। अगर कोई और रहे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आही के लिए वो लोगों को जलाने जैसा बचपन का काम में लग जाता है। तभी आही आर्या से अपनी मधुर और प्यारी आवाज़ में अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए कहती है, मिस्टर हैंडसम, आप यही है तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे लगा कि आप यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं बड़ी से मिलने चली गई। मुझे पता होता तो मैं सबसे पहले आपसे मिलती। या फिर आप नहीं चाहते हो कि मैं आपसे मिलूं? आर्या आही की बातें सुनकर हर्षवर्धन जी, शंभव जी और अशोक जी की तरफ तेरी मुस्कान लिए देखते हुए आही से कहता है, लिटिल बन्नी, तुमने ही मुझे नहीं देखा, देखो मैं तो यही हूँ। इतना बोल आर्या उदास होने के नाटक करती है, ताकि आही को ऐसा लगे कि आर्या सच में उदास है, और आगे से वो इस बात का ध्यान रखे कि आर्या जब भी जहाँ भी मौजूद हो, आही सबसे पहले उससे याद करे या देखे। वही दूसरी तरफ आही आर्या की बातें सुनकर यही सोचती है कि आर्या सच में बहुत ज़्यादा उदास है, इसलिए वो आर्या को मनाने आई और प्यार से कहती है, मिस्टर हैंडसम, आप भी ना, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? अगर ऐसा है तो आगे से सबसे पहले आपसे मिलूंगी, देखूंगी आप है कि नहीं, उसके बाद और लोगों से। अब खुश हो जाइए आप। आही की बातें सुनकर एक बार फिर से आर्या उसे खुद से गले लग गई और किसी सनकी की तरह अपनी मुंडे नीचे की तरफ करते हुए एकदम शैतान की तरह मुस्कुराया। उसकी मुस्कान भी एक अलग ही तरीके की थी, अगर कोई देख ले तो डर ही जाए। लेकिन आर्या ऐसी मुस्कुराहट कर क्यों रहा था? आही की बातें सुनकर आर्या को कोई देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने अपना सर नीचे झुका लिया था, इसलिए कोई समझ नहीं पा रहा था। पर कार्तिक को आर्या के दिल की और दिमाग की दोनों बात समझ में आ रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अशोक जी और हर्षवर्धन जी को ये बात से जलन होने लगी। हर्षवर्धन जी और अशोक जी भले ही आर्या से जल रहे थे, पर उन दोनों को इस बातों की खुशी थी कि आर्या आही को चाहता था, पर वो दोनों चाहकर भी अपने जलन को रोक नहीं पा रही थी। खासकर तब जब उनकी आंखों के सामने आही उन्हें इग्नोर करके आर्या से गले लग गई और ये उनसे देखा नहीं जा रहा था। तभी अशोक जी अपनी दमदार आवाज़ में कहते हैं, आही बच्चा, आप बाकी सबसे भी मिल लीजिए। उनका इतना कहते ही आही भी उनके बात सुनकर आर्या से एकदम अलग हो गई। ये तो सच में बहुत ज़्यादा जल कुकरे निकले। क्या ये आही की शादी के बाद भी अपने साथ रखेंगे? आर्या बेचारा को तो कुछ समझ नहीं आया कि अभी हुआ क्या। वही आही को आर्या से दूर जाते देख, सबसे मिलते देख हर्षवर्धन जी और अशोक जी आर्या को छेड़ने लगती है। उन्हें भी आर्या को छेड़ने में मजा आ रहा था,
वही आर्या उनके छीनने पर उन्हें ऐसा देखता है जैसे कहना चाह रही हो, बस देखते जाइए कितना जलते हैं आप दोनों। ये लुक देने के बाद वो उन्हें एक डेविल स्मेल देता है। वही आई सबसे मिलती है। उनके बाद वो एकदम से खड़े होकर बहुत ही प्यारी आवाज़ में अपने होठों को पाउडर बनाते हुए कहती है, चलो चलो जल्दी, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना खाते हैं। इतना बोल वो सबको अपनी प्यारी आंखों से टिमटिमाते हुए टुकु टुकु देखती है। वही उनके प्यारी हरकत से सबके चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है। आर्या आई के नाम सुनकर अपनी जगह से उठती है और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाता है। आर्या को तो बस अपनी लिटिल बन्नी से लेना देना था, बाकी सबसे उसे क्या। इसलिए आई के मुंह से ये सुनते ही कि उसे भूख लगी है, आर्या तुरंत खड़े होकर अपने साथ आई को ले गया और ये देखने के बाद एक बार फिर दो जल गई। अब आप लोग समझ गए होगी। वही उन दोनों को जाते देख सब उनकी तरफ चले गई, क्योंकि भूख तो उन्हें भी लग रही थी। आही कार्तिक और आर्या के बीच में थी। हेड चेयर पर शंभव जी बैठे थे और बाकी सब व्यवस्था के हिसाब से बैठे थे। मल्होत्रा परिवार एक तरफ थी और राठौर परिवार एक तरफ। तभी वहाँ पर माया जी अपने खूबसूरत मेकअप किए हुए चेहरे के साथ अपनी बड़ी सी मुस्कान लिए वहाँ पर आती है। दीक्षा और संजय तो बाहर गए थे और पीहू तो वही उन सबके साथ पहले से ही थे। माया जी को देखकर राठौर परिवार के लोगों का चेहरा सख्त हो जाता है और मल्होत्रा परिवार को तो कुछ अता पता नहीं था, सिर्फ दो लोगों को छोड़कर, और उन लोगों में से एक अशोक जी थे और दूसरा वो बाद में पता चलेगा, या फिर आप सब लोग अनुमान लगा सकते हो। आर्या को भी माया जी के आने से कुछ अच्छा नहीं लगा था। वो तो मस्त अपनी लिटिल बन्नी को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। वही माया जी आके सीधा राठौर परिवार वाली साइड बैठ गई और उनकी कुर्सी भी आई की कुर्सी के सामने थी। इसलिए उन्हें गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उनको अशोक जी के पास बैठना था, लेकिन वहाँ पहले से ही दीवा जी बैठे थे और ये देख माया जी का खून खोल रहा था। माया जी को अशोक जी के परिवार के सारे लोगों के बारे में पता था, सिर्फ आई को छोड़कर, क्योंकि आई के बारे में वो जान नहीं पाई थी। लेकिन जब वो देखती है कि आर्या और कार्तिक दोनों बड़े प्यार से आई को खिला रहे थे, तब उन्हें आई के ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि ये कौन है। लेकिन तभी अशोक जी आई को अपने प्यार और दमदार आवाज़ में कहता है, बच्चा आप ये डिश ट्राई करना चाहोगे। अशोक जी एक डिश को आई की तरफ दिखाते हुए कहते हैं, क्योंकि उन्हें भी आई के साथ बैठना था, लेकिन आर्या और कार्तिक उनकी कामना पूरी नहीं होने दी। इसलिए अशोक जी अपनी खुन्नस भरी नज़र से उन दोनों को देख रहा था। उनके बस चलता तो अभी दोनों को मार मार के ठिकाने लगा दे, पर अफसोस वो सिर्फ ऐसी सोच सकते थे। अशोक जी की बातें सुनकर आई अपनी मीठी और प्यारी आवाज़ में कहती है, हाँ हाँ डैडी, क्यों नहीं, आई सब कुछ ट्राई करेगी, क्योंकि आई को बहुत भूख लगी है। आई की बातें सुनकर अशोक जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन वो कुछ ही पलों की थी, क्योंकि अगले ही पल कार्तिक ने उनके सामने डिश उठा लिया और आई को सर्व कर दिया। और ये देख के अशोक जी चिढ़ गए। वही माया जी कब से ये सब देख वो तो समझ गई कि आई अशोक जी की बेटी है, और उन्होंने एक बार कार्तिक, अशोक जी और गीता जी को देखा, फिर आई को। उन्हें कंफर्म हो गया कि आई अशोक जी की बेटी है। इसलिए वो भी प्यार से आई को देखने लगी, क्योंकि वो अब तक समझ चुकी थी कि अशोक जी आई से बहुत प्यार करते हैं। फिर सब खाते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे और आर्या कार्तिक आई को खाना खिला रही थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, पर वो दोनों एक दूसरे के एक्सप्रेशन को अच्छे से समझ रही थी। आई खाते हुए टुकु टुकु चारों तरफ देख रही थी। तभी कुछ देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वो अपने दोनों हाथों से अपने आजू बाजू बैठे आर्या और कार्तिक के हाथों को पकड़ते हुए नीचे झुकाने की कोशिश करती है, पर वो बेचारी कहाँ छोटी सी चूहिया और उसके साथ बैठे लोग पहाड़ से, वो कहाँ उन्हें हिला पाएगी। पर आर्या और कार्तिक अपने हाथों को देखते हुए फिर उन्हें समझ आता है कि आई क्या चाहता है, इसलिए दोनों झुक जाती है, जिससे अब तीनों एक जितने हो गई। जब आई देखती है कि दोनों उसके लेवल हो गई, तो आई धीरे से खुशफुसते हुए दोनों के कान में कहती है, मिस्टर हैंडसम और भैयू, आप दोनों देख रहे हो उधर वो मेकअप वाली चुड़ैल आंटी कैसे डैडी को घूरे जा रही है, जैसे उनको खा जाएगी। आई की बातें सुनकर दोनों आई की नज़रों के पीछा करते हुए वो चुड़ैल वाली आंटी को देखती है और उसके चेहरे में एक डेविल स्मेल आ जाती है, और दोनों एक दूसरे को देखकर आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करता है, जिसे सिर्फ वो दोनों समझ सकते हैं। फिर कार्तिक अपनी बातों में हैरानी और परेशानी लाते हुए आई से कहता है, बच्चा ये ऐसे ही नहीं दिख रहे हैं, देखो डैडी भी तो कितने ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं, और तो और वो कैसे बार बार हंस रहे हैं, जिससे जानबूझ के लोगों का ध्यान उन पे आए। आर्या भी कहाँ पीछे हटने वाला था, उसने भी अपनी बातों में गंभीरता लाते हुए बहुत ही गंभीर भाव से कहता है, हाँ लिटिल बन्नी,
डैड को तो बस अटेंशन चाहिए था और अब उन्हें मिल भी रहा है। हाँ, बस इतना फ़र्क है कि तुम्हारे मेकअप वाली चुड़ैल आंटी दे रहा है इन्हें अटेंशन। सोचो सोचो लिटिल बन्नी, क्या होगा अगर तुम्हारे डैडी इनके जाल में फंस गई, तो फिर हम सबका क्या होगा। ये आर्य ने इतने ज़्यादा गंभीर भाव से कहा कि आई की जगह कोई और होता तो वो सच मानता। फिर ये तो मासूम सी आई थी, उसे भी यही लगा और वह गुस्से में अशोक जी को घूरने लगी, जो सच में हंस हंस के बातें कर रहे थे। और इस समय वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और आकर्षित भी, कि कोई उनसे नज़र हटा ना पाए। वैसे तो अशोक जी ज़्यादा हंसते नहीं थे, पर आज उनको बहुत दिन बाद अपने दोस्तों से बातें करने का मौका मिला था। नहीं तो आई को छोड़ के वो सबके साथ हमेशा स्टिक रहते थे और उन्हीं पे कार्तिक भी गया था। और वही वीरेंद्र जी सख्त स्वभाव के थे और आर्या उन पे गया था। बस फ़र्क इतना था कि उन दोनों से ज़्यादा उनके बेटे सख्त और निर्दय थे। उन्हें तो किसी से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन आई को ये दोनों भड़का क्यों रहा था। आर्या को तो समझ में आता है कि आर्या अशोक जी को छीनने और मज़ा लेने के लिए आई को भड़क रहा था, पर कार्तिक के अपने पापा के खिलाफ अपनी बहन को भड़क रहा है। और ये दोनों आर्या और कार्तिक एक दूसरे को क्या इशारा करके बातें कर रहे थे और अशोक जी के खिलाफ भड़कने का इनका क्या मकसद था। और ये मेकअप वाली चुड़ैल कौन है, आही क्या करेगी अशोक जी के साथ। आप सबको क्या लगता होगा, आप सब कमेंट में ज़रूर बताइए। सब कुछ जानने के लिए आगे सुनते रहिए मॉन्स्टर्स क्यूट एंड नॉटी वाइफ। थैंक यू, बाय।